स्वागत है आपका ICU एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि हम लोग पॉलिटी के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, आज हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक डिस्कस करेंगे, जो हमें राइट टू फ्रीडम देता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 19 को सबसे पहले क्या कहा जाता है, देखिए आर्टिकल 19 को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आर्टिकल 19 को हमारे संविधान की रीढ़ कही जाती है। आर्टिकल 19 इज कंसीडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे क्यों कही जाती है रीढ़, ये जब इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम, तो आप खुद ही समझ जाएगा कि आखिर इसे हमारे संविधान निर्माता ने क्यों ऐसा कहा था। देखिए आर्टिकल 19 में सबसे पहले बोला गया है फ्रीडम के बारे में, कि हम भारतीय नागरिकों को बहुत सारी फ्रीडम है। अब किस तरीके का फ्रीडम है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाती है राइट टू एक्सप्रेशन, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इसका मतलब हम लोग कहीं पर कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बोलने की आजादी है, हम मौन रख सकते हैं, हम झंडा फहरा सकते हैं। यदि हमें किसी नेता की काम पसंद नहीं आ रही तो हम लोग उसकी पुतला को फूंक सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हुआ और इंडिया मैच जीत गया, तो हम लोग खुशी से अपने इंडिया के झंडा को फहरा सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 19 का 1 बोलता है। हमें बोलने की आजादी है। यदि कोई महापुरुष की मृत्यु हुई है तो हम उनके प्रति इज्जत देने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, जैसा कि हम लोग हर 30 जनवरी को मौन धारण करते हैं, जो हमारे गांधी जी की देहांत हुई थी उस लिए। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर एक बात बोला गया जो कि नोट पॉइंट में आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि ये जब भी आप इस आर्टिकल 19 का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पर देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब भारत की एकता और अखंडता के आपका खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो भारत की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी के मोरल वैल्यू को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए और विदेशी संबंध में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 19 के 1 में बोला गया आपको बोलने की आजादी है, तो आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि किसी को अब्यूज कीजिएगा तो उसके मोरल वैल्यू को ठेस पहुंचा दीजिएगा। आपको आजादी है पुतला फूंकने की, तो आप पुतला फूंक सकते हैं। ठीक है, यदि मुझे मोदी जी का काम पसंद नहीं आएगा तो बहुत सारे लोग देखते होंगे कभी मोदी जी, मतलब जनरली पॉलिटिशियंस का पुतला फूंका जाता है। तो ये आर्टिकल का 19(1) कहता है कि आप फूंक सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें आर्टिकल 19 के तहत अधिकार मिला है। फिर सेकंड देखिए, ये जो हमारा अभिव्यक्ति का आजादी है बोलने की, इस पर बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। पिछले लॉकडाउन में हमारे जो सीनियर वकील हैं प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के, तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया प्रशांत भूषण ने कि जनता यहां न्याय के लिए तरस रही है और हमारे चीफ जस्टिस 50 लाख के मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं बीजेपी विधायक के, और विदाउट मास्क, विदाउट हेलमेट, वो भी विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच बैठी और प्रशांत भूषण को वहां बुलाया गया। उन्हें बोला गया कि आपने जो बात बोला तो आपने ठीक है आर्टिकल 19(1) का तो उपयोग कर लिया कि आपने बोलने की आजादी को उपयोग किया, लेकिन आपने यहां कोर्ट की अवहेलना कर दी। तो प्रशांत भूषण जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें पूरी तरह से इस चीज का ज्ञान था कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो उन्होंने साफ साफ बोला सुप्रीम कोर्ट में कि यह सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि या तो आप अपने ट्विटर के ट्वीट में कुछ शब्द में चेंजेस कर लीजिए, या तो आप माफी मांग लीजिए, क्योंकि आप बहुत सीनियर वकील हैं तो हम लोग आपकी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण ने साफ साफ बोल दिया कि मैं एक भी स्टेटमेंट में का शब्द नहीं चेंज करूंगा और ना तो मैं माफी मांगूंगा। तो बदले में उनके साथ पता है क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं मतलब वो जो जजेस की बेंच थी, उन लोगों ने प्रशांत भूषण को 1 रुपए का फाइन मारा था और प्रशांत भूषण वो फाइन भरा। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्टिकल 129 है, हम भी बोलते हैं कि हाँ भाई जनता न्याय के लिए तरस रही थी और हमारे चीफ जस्टिस 50 लाख के मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, वो भी विदाउट मास्क, विदाउट हेलमेट, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक डिसीजन अपने आप में एक अभिलेख है। अभिलेख कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो जो सजा उस व्यक्ति को मिलेगा वही सजा कोई और व्यक्ति करे, या वो भारत का प्रधानमंत्री हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई मेंबर हो, तो उसे भी वही सजा मिलेगा। यदि मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी मिलेगा वही सजा, 1 रुपए का फाइन मैं भी भर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 19 का 1 अभिव्यक्ति की आजादी। इसलिए यहां पर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है कि आखिर भारत का जीडीपी निगेटिव पे क्यों गया था। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल 19(1) कितना ज्यादा पावरफुल है।
ठीक है, तो ये हम लोग का आर्टिकल नंबर 19 का 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 19 का 2। आर्टिकल 19 का 2 कहता है राइट टू फॉर्म एन असेंबली। आप सभा कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ध्यान में क्या रखना होगा कि ये वाला जो नोट पॉइंट है मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए, यो यूनिटी सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप सभा करके ये आतंकवादी संगठन बना रहे हैं और आप बोलिए कि हम तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहे हैं कि हम सभा बना सकते हैं, तो क्या आप आतंकवादी संगठन बना लीजिएगा? नहीं, यदि आप आतंकवादी संगठन बनाते हैं तो वो देश की सुरक्षा के खिलाफ हो जाएगा, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 19 का 3 बोलता है राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। यदि आप सभाएं कीजिएगा तो फिर आपकी संगठन भी बनेगी, तो आप संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बना सकते हैं। और वर्तमान में आप देख भी रहे होंगे हमारे देश में बहुत सारी संगठन है जो चल रही है, जो पब्लिक की हेल्प करती है। आर्टिकल 19 के 4 में आइए, राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूमने की आजादी है किसी भी पर्पस से, लेकिन फिर वही बात, आपका वो घूमना देश के सुरक्षा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए इंडिया चाइना में युद्ध हो गया, जैसे ये पिछले कुछ महीनों पहले गलवान घाटी का मैटर चल रहा था, तो आप वहां पर जाकर के देख नहीं सकते कि अरे देख लेते भाई गलवान घाटी में क्या हुआ है। नहीं, क्योंकि वहां पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ आर्मी का एरिया है, वहां पर आर्मी है, तो वो आप यदि वहां जाइएगा तो वो सिक्योरिटी के खिलाफ आ जाएगा, तो आप वे काम नहीं कर सकते जो यहां पर है मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाकर के रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात बोलूंगा कि कहीं भी रह सकते हैं तो मतलब क्या आप दूसरे के घर में जाकर रह सकते हैं? नहीं, कहीं भी रह सकते हैं, मतलब किसी भी राज्य में रह सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं, वहां पर आप स्वतंत्र रहने के लिए किसी भी केंद्र शासित में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ये राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए मैंने यहां पर ऑलरेडी क्रॉस का साइन मार दिया है, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा अधिकार था आर्टिकल 19 के 6 के तहत, बट इस अधिकार को अब खत्म कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं रह चुका है, बल्कि ये हमारा अब कानूनी अधिकार है। देखिए एक बहुत बड़ा फर्क है फंडामेंटल राइट और कानूनी राइट में, ठीक है, लीगल राइट में। लीगल फंडामेंटल राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ना हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना हमसे हमारी सरकार छीन सकती है, लेकिन लीगल राइट कानूनी अधिकार हमसे हमारी सरकार छीन सकती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि सपोज कीजिए कि कहीं से कुछ ये गवर्नमेंट को रेलवे स्टेशन बनाना है या रेलवे ब्रिजेस बनाने हैं, वहां पर किसी का घर आ जा रहा था तो लोग नहीं दे रहे थे, तो इसलिए इसको लीगल राइट कर दिया गया कि गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी आपकी ले सकती है, लेकिन उसके बदले आपको मुआवजा देगी। याद कीजिए ये एक राइट टू प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। वहां पर पहले हमारे फंडामेंटल राइट में 7 फंडामेंटल राइट्स है, बट अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट हो गए। फिर आप सोच रहे होंगे पहले वहां भी राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 19 के 6 में भी राइट टू प्रॉपर्टी, तो दोनों राइट टू प्रॉपर्टी अलग है। यहां पर उस प्रॉपर्टी की बात की गई है जो आपने अपने अर्न किए हुए पैसों से कमाया है, और आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे भी लीगल राइट कर दिया गया है। वहां पर उस प्रॉपर्टी की जिक्र है जो आपको अपने पूर्वजों से मिला है, तो वो हमारा आर्टिकल 31 का विषय है, और ये हमारा आर्टिकल 19 का 6 था, ये अब खत्म कर दिया गया, ये हमारा अब लीगल राइट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 19 के 7 में, राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन इन इंडिया। आप पूरे भारत में किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि क्या आप बंदूक बनाने का फैक्ट्री खोल लीजिएगा। यदि आप बंदूक बनाने का फैक्ट्री खोलिएगा वो सिक्योरिटी के खिलाफ आ जाएगा, आप वो काम नहीं कर सकते हैं, यहां मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। एक इंटरनेशनल रिलेशन इसको भी समझा देते हैं कि आप ऐसा असेंबली नहीं बना सकते हैं, ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं जिस एसोसिएशन से किसी भी देश को ठेस पहुंचे। सपोज कीजिए जैसे हमारे रिसेंटली इंडिया में एक चीफ गेस्ट आए थे डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एक असेंबली है जो कि बोलेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप गो बैक का नारा नहीं लगा सकता है? क्योंकि यदि वो लगाता है नारा उस तरह का तो वो इंटरनेशनल रिलेशन के खिलाफ है और इसलिए उसे सजा मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 22 में क्या बताता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन क्या है, यहां पर सबसे पहला आर्टिकल के 21 में कहा गया है अपराध के समय का कानून। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है, सपोज कीजिए अभी 2021 चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति 2021 चल रहा है तो आप जानते हैं भारत में जुडिशियरी की क्या सिस्टम है, एक केस लगभग 5 साल 10 साल तक चलता है। यदि किसी व्यक्ति गलती किया है, अपराध किया 2021 में, तो यदि उसको सजा मिलता है 2025 में, तो उसको 2025 के आर्टिकल धाराएं के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा सजा, उसको 2021 में उसने गलती किया है तो प्रेजेंटली 2021 में जो गलती की सजा थी उसे वही सजा दी जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 20 में 3 बातें बोली गई है। आर्टिकल 20 का 2 देखिए क्या है, एक अपराध की एक ही सजा, एक अपराध की, यहां पर की छूट गया था, एक अपराध की एक ही सजा। सपोज कीजिए जैसे एक फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार अपराध किया, उसे एक बार सजा मिल गया है तो उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज दैट अभी लालू यादव चारा घोटाला का उनके ऊपर केस चला था, उन्हें सजा हुआ था, वो काफी दिन जेल में रहे, अब वो उनको जेल से बेल मिल चुका है। तो सपोज कीजिए अब नेक्स्ट 2024 में फिर इलेक्शन आने वाला है, तो उस समय लालू यादव खड़ा होंगे तो पोजीशन पार्टी ये नहीं बोल सकती है कि अरे आप तो चारा घोटाला किए थे, आप पिछले साल जेल में थे तो आप फिर से जेल जाइए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे का रीजन, एक अपराध की एक ही सजा। यदि कोई व्यक्ति गलती एक बार किया है तो उसे सजा एक ही बार मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान रखने की बात सुनिए, जो अक्सर फिल्म वगैरह में दिखाता है कि हम मर्डर अब तो कर ही दिए तो एक मर्डर करे या 4 मर्डर करे अब तो सजा मिलेगा, नहीं, वहां पर थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। यदि सपोज दैट कोई व्यक्ति एक मर्डर किया है तो उसके फैमिली वाले उस व्यक्ति पर केस करेंगे तो उसके ऊपर एक केस चला तो उसको एक सजा मिलेगा। यदि वो व्यक्ति 4 मर्डर कर देता है तो उस चारों के फैमिली उसके ऊपर केस करेंगे, फिर उस चारों के अकॉर्डिंग का अलग अलग सजा मिलेगा। लेकिन चारों का जब एक बार सजा मिल गया, वो व्यक्ति सजा काट लिया, तो अब दोबारा उसे सजा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 20 का 2 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 20 के 3 में बोलता है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, अक्सर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो ये आपको बताएंगे, ये राइट टू अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को पुनिटिव डिटेंशन के तहत, तो पुलिस को 24 आवर्स के अंडर में कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होता है। तो पुलिस पेश तो कर देती है, लेकिन उस 24 आवर्स में पुलिस उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर सकती है, स्टेटमेंट ले सकती है, जबरदस्ती बुलवा सकती है कि तुम एक्सेप्ट करो। तो वहां पर यदि पब्लिक एक्सेप्ट कर भी लेता है कि हम गलती किए हैं, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है पुलिस के सामने आप जो बात एक्सेप्ट किए हैं, मींस पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा। इसलिए अक्सर देखिएगा जो कोई बड़ा केस होता है, मर्डर का केस या रेप केस, तो जो व्यक्ति का एडवोकेट होता है वो कभी भी पुलिस रिमांड का डिमांड नहीं करेगा, वो हमेशा जुडिशियल रिमांड का डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि उस एडवोकेट को पता है कि यदि वह व्यक्ति पुलिस रिमांड पर जाएगा तो पुलिस उसके साथ वहां पर मारपीट करेगी, लेकिन यह व्यक्ति जुडिशियल रिमांड पे जाएगा तो जुडिशियल रिमांड का मतलब एक जेल होता है, वो प्रॉपर जेलर के कंट्रोल में चला गया, जेलर की पुलिस उसे कोई मारपीट नहीं कर सकती, बस उसे जो जेल में रहना है, बस उस जेलर का काम है कि व्यक्ति जेल में रह करके कोई गलती ना करे, बस अच्छे से रहे। बाकी यदि कोई गलती किया तो फिर जेलर अपना हैंडल करेगा उसे, फिर वो भी एक लीगल प्रोसीजर के तहत। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुलिस रिमांड पर है, अक्सर पुलिस वाले लोग मतलब डिमांड करते हैं कोर्ट से कि सर आप मुझे पुलिस रिमांड पे इस व्यक्ति को दीजिए, क्योंकि पुलिस रिमांड पे यदि कोई व्यक्ति गया तो पुलिस रिमांड पे ही आए हुए व्यक्ति के साथ मारपीट कर सकती है या उसे जो भी सजा दे सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में बोला गया लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात। ये लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि आप एक भारत देश में रह रहे हैं तो भारत देश के स्वतंत्र नागरिक है, आप इजीली अपने लाइफ को जी सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ जीने में। इसलिए तो देखिए इसी में बोला गया एनवायरमेंट के बारे में कि हम यदि लाइफ स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं और हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया तो क्या हम खुली हवा में स्वच्छ सांस ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि आज के डेट में सड़क पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं सभी को एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है कि भाई मेरा गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है। यदि किसी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का डेट फेल है तो उसके ऊपर पेनल्टी मारा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया सुसाइड, कि इसमें यह बोला गया है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके जान को नहीं ले सकता है तो फिर आप कौन होते हैं? खुद की जान लेने वाले हैं। आप भाई भारत के एक अभिन्न अंग है, तो आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। सपोज कीजिए यदि कोई व्यक्ति सुसाइड किया और वो डेथ कर गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर सजा किसे दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सुसाइड किया और वो बच गया तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 309 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कि वाई आर यू अटेम्प्टिंग सुसाइड, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। फिर इसी में नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेल्थ के बारे में ये बोला गया है कि आपको लाइफ अच्छे से जीना है तो अच्छे से लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंसान हेल्दी रहे। इसलिए देखिएगा हर राज्य में एक से अधिक भी बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर व्यक्ति अपना फ्री इलाज करा सकता है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या बीपीएल लाइन के नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 21 का लाइफ के बारे में। नेक्स्ट आता है पर्सनल लिबर्टी, मतलब दैहिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता दी गया है। देखिए पर्सनल लिबर्टी में सबसे पहले बोला जाता है एकांतवास की बात, कि यदि कोई व्यक्ति अकेले रहना चाहता है ठीक है रहिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आता है फॉरेन टूर, विदेशी यात्रा करने के लिए आप अलाउड हैं बशर्ते आप भारतीय संविधान के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किए हों। तो इसी का एक मोस्ट फेमस केस है मेनका गांधी का। मेनका गांधी की पासपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो मेनका गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मेरे पर्सनल लिबर्टी का ये तौहीन हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बोला कि भाई आप उसकी लाइफ तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन रहे हैं उसकी पासपोर्ट को रोक करके। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी। प्राइवेसी कहने का मतलब हो गया कि आप किसी भी बात को यदि प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी का मोबाइल का पासवर्ड या मतलब कुछ भी हैक वगैरह होता है, यदि ये पता चल जाए कि किस व्यक्ति ने हैक किया है तो उस व्यक्ति को बजाते सजा होगा, क्योंकि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है पर्सनल लिबर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट आता है एडल्ट्री के बारे में बोला गया है। एडल्ट्री कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला से किसी भी तरह का संबंध बनाता है तो वह व्यक्ति जो उस महिला का पति है वो उस महिला से मतलब कुछ जान नहीं सकता कि भाई तुम किसके साथ संबंध बनाए। ये यदि उसको कुछ डाउट है, ये प्रूफ हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि चलिए ठीक है, हम उस महिला को कोई सजा तो नहीं होगा लेकिन उस दोनों व्यक्ति का डिवोर्स इजी थोड़ा हो जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स फाइल इजी कर दिया। तो ये हमारा हो गया लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। फिर देखिए ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये सब कुछ तो सही है, लेकिन यदि आप अच्छे से लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको एक मिनिमम एजुकेटेड तो होने चाहिए आप। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 में ए जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन। और ये कब जोड़ा गया था? 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि यदि संविधान में कुछ चीजों को जोड़ दिया जाए या कुछ चीजों को हटा लिया जाए, एक उसका भी प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास कराना होता है, फिर प्रेसिडेंट को साइन करना होता है, देन वो होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 में और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके तहत बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उन्हें एजुकेटेड होगा। यदि वो बच्चा के फैमिली गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो यह जिम्मेदारी सरकार की होगी कि वह अपने राज्य में गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोले और उस बच्चे को एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 21 ए। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं सरकारी स्कूल्स में ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। इस यही कारण है कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्राइवेटाइजेशन के फेवर में आ जाती है। सपोज कीजिए जैसे अभी रेलवे है, रेलवे के अभी भी टॉयलेट वगैरह बहुत गंदा होता है, तो एक पॉपुलेशन को लगता है कि नहीं भाई जब रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो टॉयलेट वगैरह साफ हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में मेरा टिकट रहेगा तो हमको बजाते सीट वगैरह मिलेगा, ट्रेन में खड़ा होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या एक फेवर में भी आ जाती है प्राइवेटाइजेशन के। तो खैर वो एक अलग बात है। तो ये हमारा आर्टिकल 21 ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 22 जो हमें फ्रीडम देता है वह कि मतलब यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा प्रोसेस है, मतलब अरेस्ट, कस्टडी, इनकाउंटर, डिटेंशन, रिमांड वगैरह पे लेना। मतलब देखिए हर व्यक्ति का जो एडवोकेट होता है यदि कोई अपराध किया तो उसका इसके पहले भी डिस्कस किए थे कि वह व्यक्ति चाहता है पुलिस रिमांड पे नहीं रह करके बल्कि जुडिशियल रिमांड पे रहना, क्योंकि वह व्यक्ति के एडवोकेट को पता है कि यदि व्यक्ति जुडिशियल रिमांड पे रहेगा तो इसके ऊपर किसी भी तरह का मारपीट वगैरह जेलर नहीं कर सकता है। That's it। अभी आर्टिकल 22 एक बहुत बड़ा ये है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 24 तक ये एक बहुत इसमें पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो आर्टिकल 22 से 24 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का डाउट हो वगैरह क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।